नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम राजस्थान समाचार में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भरतपुर जिले के प्रमुख आस्था धाम श्री कैला देवी पहुंचकर अपनी कुल देवी राजेश्वरी कैला माता की पूजा अर्चना की। उनकी पत्नी गीता शर्मा के साथ विशेष पूजा अर्चना की और इसके बाद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का जायजा लिया। उन्होंने नेशनल पार्क में भ्रमण के बाद सीएम भजन लाल शर्मा ने जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव और डीएफओ मानस सिंह से केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के विकास को लेकर चर्चा की गई। सीएम ने पार्क में मिली कमियों को पूरा करने और कई जगहों पर व्यवस्थाओं में सुधार के लिए कहा। केवलादेव नेशनल पार्क पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। इसमें करीब 250 से अधिक देसी विदेशी पक्षी निवास करते हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने आगे कहा कि हमारी सरकार प्रदेश को एक विकसित राज्य बनाने के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है और आगामी 9 से 11 दिसंबर तक आयोजित होने वाले राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन इस दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। आज अधिकारियों ने उसका रोड मैप बनाया, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने बैठ करके रोड मैप बनाया है किस तरह से भरतपुर का विकास हो। तो आज उसका शहर में जाकर के सभी जनप्रतिनिधियों के साथ हमने आज देखा है। अभी जिला कलेक्ट्रेट में मीटिंग है। निश्चित रूप से जो अच्छे सुझाव आने वाले हैं उन सुझावों को भी उसमें सम्मिलित करेंगे। इसके बाद हमारे साथ भरतपुर के जो उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग हैं, रीको के लोग हैं, उनके साथ की हमारी मीटिंग है। क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान में राइजिंग राजस्थान 9-11 दिसंबर को होने वाला है। तो हमारा कोई भी संभाग, कोई भी जिला हमारा अछूता नहीं रहे। सभी क्षेत्रों में विकास के कार्य हों, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन से लेकर के, क्योंकि भरतपुर में भी कई तरह की संभावनाएं माइनिंग का भी है यहाँ, तो कई विषयों को लेकर के आज चर्चा होने वाली है। हमारे जनप्रतिनिधियों से चर्चा हुई है। निश्चित रूप से भरतपुर के विकास के लिए, भरतपुर संभाग के विकास के लिए क्या कर सकते हैं। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। बूंदी से चित्तौड़गढ़ के बीच जल्द ही मेमू ट्रेन की शुरुआत होने वाली है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसका ऐलान कर दिया। बिरला ने कहा आने वाले दिनों में बूंदी में पर्यटन विकास के कई कार्य होने, इसमें कोटा बूंदी के लिए चित्तौड़गढ़ तक एक मेमू ट्रेन चलाने का भी प्रस्ताव है। सांसद ओम बिरला ने कहा कि हमारा लक्ष्य बूंदी को टूरिज्म के क्षेत्र में अग्रणी बनाने का। इसके लिए यहां टूरिस्ट हॉटस्पॉट बनाए जाएंगे। नवल सागर में 17 करोड़ रुपए की लागत से कार्यों की योजना बनाई गई है। बूंदी आने वाले टूरिस्ट के लिए लाइट एंड साउंड शो शुरू किया जाएगा। साथ ही बूंदी की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को संभालते हुए यहाँ की कलाकृति, चित्रकला शैली के लिए एक रोड मैप तैयार किया गया। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। कल रावण दहन है और रावण दहन पर असत्य अहंकार पर विजय प्राप्त कर सत्य और नैतिकता की जीत का एक पर्व है। संपूर्ण समाज, देश सत्य पे चले, नैतिकता पे चले, आदर्श जीवन जिए, ये भगवान राम से भी प्रेरणा मिलती है। बूंदी उनकी आध्यात्मिक धर्म और संस्कृति की धरती है और इसलिए बूंदी की आध्यात्मिक धर्म, संस्कृति और यहाँ की विरासत, ये की पुरातत्व को संभालते हुए बूंदी के अंदर अलग अलग विकास काम की योजना बनाई गई है, जिसमें 17 करोड़ रुपए से तालाब के नजदीक होगा। यहाँ पर तालाब के अंदर आने समय में पानी, उसकी सफाई रहे, उसके लिए भी मशीनें उपलब्ध करा दी जाएगी। आने वाले समय में पर्यटन के जो भी विकास के काम है, विशेष रूप से लाइटिंग, प्रसाद लाइटिंग, रामनवमी की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना दिवस पर जयपुर में करीब 25 स्थान पर पथ संचलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आरएसएस नेता भैयाजी जोशी ने भाग लिया।
प्रत्येक संचलन में करीब 150 से 500 स्वयंसेवक कदम से कदम मिलाते हुए शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरे। इस दौरान विभिन्न मोहल्ला विकास समितियों और सामाजिक संगठनों की ओर से स्वयंसेवकों के पथ संचालन पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। विजयादशमी समारोह के दौरान आरएसएस के नेता सुरेश भैया जी जोशी ने कहा कि राज्य अलग अलग है और उनकी भाषाएं अलग अलग होती हैं। यहां तक कि इन राज्यों की छोटी सी संस्कृतियां भी अलग अलग होती हैं। एक आवांछित भ्रम पैदा किया जा रहा है कि एक भाषा सर्वोच्च है। हिंदू भारतीय संस्कृति में, परंपरा में शस्त्र का सम्मान भी है और शस्त्र हाथ में रखने वालों के लिए एक संयम भी है, एक संतुलन भी है। और इसलिए यह आज का पर्व हम सबको एक संकेत देता है, एक संदेश देता है कि धर्म अधर्म के युद्ध में, धर्म के पक्ष में खड़े होकर सत्य और असत्य के क्षेत्र में, सत्य के समर्थन में खड़े हो, न्याय अन्याय के संदर्भ में न्याय के पक्ष में खड़े रहे, धर्म अधर्म के क्षेत्र में अधर्मी शक्तियों के विरुद्ध खड़े रहे। देवासुर संग्राम में देवताओं की शक्ति के साथ हम खड़े रहेंगे। इस प्रकार के विजय की आकांक्षा मन में रखकर चलना। आज का दिन असत्य पर सत्य की विजय और अधर्म पर धर्म की विजय का दिन तो है ही, लेकिन हम सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों के लिए आज का दिन और भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज इस देश को पुनः समृद्ध, गौरवशाली ऐसा बनाने के दृष्टिकोण से जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई, हिंदुओं को एकत्रित कर सर्व समाज के कल्याण के लिए विश्व के बंधुत्व की अपेक्षा और आकांक्षा को लेकर के जिस संगठन को खड़ा किया गया, उस संगठन की स्थापना का दिवस भी है। और क्योंकि संगठन आज 100वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, तो इस शताब्दी वर्ष में संगठन के सभी स्वयंसेवक उस बृहत्तर लक्ष्य को लेकर के जो स्थापना के समय में तय किया गया था, 5 मुख्य बिंदुओं के आधार पर आने वाले एक साल में संगठन के कार्य और शक्ति का और अधिक विस्तृत करें। इस दृष्टि तो वहीं दशहरे पर देश भर में असत्य पर सत्य और पाप पर पुण्य की जीत के प्रतीक के रूप में रावण दहन पर दशहरा मनाया जाता है, उनका दहन करके रावण का। लेकिन जोधपुर में खुद को रावण का वंशज बताने वाले श्रीमाली ब्राह्मण समाज के लोग लंकापति रावण के मंदिर में शोक मनाने के साथ ही यज्ञोपवीत संस्कार और पूजन करते हैं। मान्यता है कि रावण की ससुराल जोधपुर में, रावण की पत्नी महारानी मंदोदरी जोधपुर के मंडौर के राजा की पुत्री थी। लंका से जब रावण बारात लेकर जोधपुर के मंडौर आए थे, तब उनके साथ बारात में गोदा गोत्र के श्रीमाली ब्राह्मण भी यहां आए थे। शादी के बाद रावण तो मंदोदरी को लेकर लंका लौट गए, लेकिन गोदा गोत्र के श्रीमाली ब्राह्मण जोधपुर में ही रह गए। तब से लेकर आज तक वो यहां दशानन की पूजा और आराधना करते हैं। मतलब आलम अब यह है कि यह समाज दशहरे को शोक के रूप में मनाता है, साथ ही रावण दहन भी नहीं देखता। तो वहीं देवली टोंक में बंगाली समुदाय की महिलाओं ने नवरात्रि की दशमी पर पारंपरिक सिंदूर खेला मनाया। उन्होंने एक दूसरे को सिंदूर लगाया और देवी दुर्गा की औपचारिक विदाई से पहले उन्हें सिंदूर अर्पित किया। विजयादशमी के दिन बंगाली समुदाय की महिलाओं ने सिंदूर खेलना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि बंगाल में सैकड़ों वर्ष से विजयादशमी के दिन मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के पहले सिंदूर खेला की परंपरा है और यह माना जाता है कि आज के दिन मां दुर्गा अपने मायके से ससुराल यानी कैलाश पर्वत को लौट जाती है। बंगाली महिलाएं मां दुर्गा की विदाई से पहले उन्हें सिंदूर लगाकर और उन्हें मिठाई देकर उनसे सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं।
सिंदूर खेला की रस्म सुहागिन महिलाएं ही निभाती हैं और ऐसा मान्यता है, ऐसा माना जाता है कि इस रस्म को परंपरागत अनुसार निभाने से महिलाएं सौभाग्यवती होती हैं और उनके पति दीर्घायु होते हैं। सिंदूर खेला के बारे में ये एक और मान्यता है कि जिस महिला के चेहरे पर जितना सिंदूर लगा होगा उसका वैवाहिक जीवन उतना ही लंबा होगा। हमारे पुराने परंपरा से हमारे माता जी को पूजा जाता है। माता जी हमारे पुराना परंपरा से, ऐसा आज से नहीं, जब से महिषासुर मर्दिनी हुआ है, माता जी ने जैसे सिखाया कि महिषासुर को मारना चाहिए, वध करना चाहिए, वैसे ही हम भी चाहते हैं हमारे अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह मत्सर है उसका हम अहंकार का वध करें। तो वहीं महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में गाय को राज्य माता का दर्जा दिया तो दूसरे राज्यों से भी अब इसकी मांग उठने लगी है। अब सीकर से बीजेपी के विधायक गोवर्धन वर्मा ने गाय को राज्य माता का दर्जा देने की मांग की है। गोवर्धन वर्मा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को एक पत्र लिखा बकायदा और इस पत्र में उन्होंने गाय को राज्य माता का दर्जा देने और गाय की हत्या करने वालों को फांसी की सजा देने की मांग की है। विधायक वर्मा ने पत्र में यह भी लिखा कि सनातन धर्म में गाय को माता का दर्जा प्राप्त अखिल भारतीय संत समिति और गौ सेवा परिषद लंबे समय से गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करने की मांग करती है। देश भर के गौ भक्तों की भावनाओं को देखते हुए और संविधान के अनुच्छेद 48 में संशोधन करके गाय की हत्या पर पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जखराना में सेवा साधना आश्रम का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस दौरान यह कहा कि शिक्षा ही समाज के विकास की कुंजी है। तो शिक्षा मंत्री विकास यादव का नीति को कहते हुए, राज्य नीति को कहते हुए कहा गया है कि ज्ञान सर्वोच्च कौन सा है, तो सांख्य सबसे सर्वोच्च। और महाभारत के जो महानायक है भगवान श्री कृष्ण, वो राज्य व्यवस्था को ही संभालते थे। उन्होंने ही गीता का प्रवचन किया है कि राज्य को संभालते हुए व्यक्ति को कैसा होना चाहिए। और इसलिए पश्चिम की फिलॉसफी है कि राजा अलग है, धर्म अलग है, धर्म की राजसत्ता होनी चाहिए, इसलिए वेटिकन बना। हमारे यहां राजा ही धर्मात्मा होना चाहिए। और जो दर्शन की भी हमारी परंपरा रही है, चाहे हमारे यहां न्याय दर्शन में हमने 16 तत्वों के माध्यम से एक रैशनल थिंकिंग के लिए स्थान बनाया हो, चाहे वैशेषिक दर्शन के माध्यम से द्रव्यों के आधार पर इसकी संरचना को जाना, और चाहे सांख्य के माध्यम से प्रकृति और पुरुष के तत्व को पहचाना। मुझे अभी ओम प्रकाश आर्य जी ने पुस्तक दी। पुस्तक में उन्होंने 2 ही विषय लिखे कि भाई 1875 में स्वामी दयानंद जी का जन्म और 1885 में कांग्रेस का, और आजादी के बाद जिस रास्ते पे हम लोग चले उसने किस प्रकार से देश का अहित किया, शिक्षा पद्धति से लेकर के अंग्रेजों के बनाए हुए कानून में। पंजाब में भी उस समय अंग्रेजों ने किस प्रकार से आर्य समाज को बैन करने की कोशिश करी। बाद में तो उन्होंने जो आर्य समाज पे लिखा वो मैं यहाँ पे नहीं बोल सकता, ओम प्रकाश जी लिख सकता है। लेकिन उन्होंने एक चेतावनी दी कि भारत का जो निर्माण होना था, भारत के निर्माण में 70 साल में अपनी मूल प्रकृति, चेष्टा, संस्कृत, विषय उसको जानने में कहीं ना कहीं कमी रही। तो वहीं राजस्थान में पूर्ववर्ती सरकार यानी गहलोत सरकार में बनाए गए नए जिले को लेकर अब एक सवाल खड़ा हो रहा है कि ये नए जिलों का आखिर क्या होगा। इसके जवाब को लेकर प्रदेश में लगातार चर्चाएं हो रही हैं और इस बीच मौजूदा मुख्यमंत्री राजस्थान के यानी भजनलाल सरकार 1 स्टेट 1 इलेक्शन को लेकर भी जुटी हुई। अब कयास है कि भजनलाल सरकार की रिव्यू कमेटी के फैसले के बाद छोटे जिलों को समाप्त कर नए सिरे से सीमाएं निर्धारित की जाएंगी।
इसके बाद सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन फॉर्मूले के तहत पंचायती राज का चुनाव करवाएगी और ऐसे में यह माना जा रहा है कि अगले साल जनवरी महीने में होने वाले पंचायत राज के चुनाव फिलहाल टलेंगे और कयास यह भी है कि इससे पहले सरकार छोटे जिलों को समाप्त कर उनकी सीमा निर्धारित करने का काम करेगी। आपको बता दें कि गहलोत राज में बनाए गए 17 नए जिलों को लेकर हर दिन नई चर्चाएं होती रहती हैं। सरकार पहले ही ये संकेत जो है वो दे चुकी है कि नए जिलों में से 5 से 7 जिलों को समाप्त किया जाएगा। इसको लेकर सरकार में यह निर्णय फिलहाल विचाराधीन। जो किसी ने बताई है वो सारी बातों अनेक लोगों ने कहा था गड़बड़ियाँ बहुत हुई, उसने कहा था अब हम तो मेहनत करके बने, तो अपना अपना सब अपनी अपनी बातें कही। कितने फीसदी मानते गड़बड़ी नहीं, ये कितना फीसदी है ये निर्णय हमारे लिए संभव नहीं है। लोगों ने अपना दिया, लोगों ने दिया, पुलिस ने अपना दिया, एसएसजी ने अपना दिया, अलग अलग दिए। सबकी बातें हमने सबका संकलन किया है और हम बैठ करके आपस में हमारी जो एक मत राय सर्वसम्मति की राय होगी वो हम सरकार को भेज देंगे। बाकी उसी स्थान पर उचित अथॉरिटी इसको रखनी नहीं रखनी इसका निर्णय लेगी। तो खबर अजमेर जिले के नसीराबाद से है, जहां नसीराबाद शहर में 51 फीट के रावण के पुतले का आतिशबाजी के साथ आज दहन होगा। नसीराबाद पेट्रोल पंप के निकट स्थित रावण के मैदान में दशहरे के अवसर पर रावण के 51 फुट लंबे पुतले का दहन किया जाएगा। दशहरा मेले के अवसर पर विभिन्न प्रकार के झूले, स्वादिष्ट व्यंजन, मनिहारी की दुकानों का लगना शुरू हो चुका है। खेला मैदान में भी छावनी परिषद ने विशेष साफ सफाई की है। पूर्व विधायक महेंद्र सिंह गुर्जर ने जानकारी दी। इस मौके पर रस्म रिवाज अनुसार बैंड और गाजे बाजे के साथ भगवान राम परिवार के किरदारों की झांकी निकाली जाएगी उनके परिवार की, और आतिशबाजी के साथ रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। वहीं राजस्थान में पूर्ववर्ती सरकार यानी अशोक गहलोत सरकार के समय हुई सब इंस्पेक्टर यानी एसआई भर्ती परीक्षा 2021 के पेपर लीक का मामला पिछले कई दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है। पेपर लीक मामले में एसओजी 50 ट्रेनी एसआई सहित 75 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। राजस्थान के साथ हरियाणा की गैंग के भी पेपर लीक मामले में शामिल होने की पुष्टि हो चुकी है और आरपीएसी के सदस्य रहे बाबूलाल कटारा और रामू राम राय का भी गिरफ्तार हो चुका है। इतने बड़े फर्जीवाड़े के बाद इस भर्ती को रद्द करने की मांग पिछले कई दिनों से उठी हुई है। दर्जनों की संख्या में चयनित थानेदार यानी जो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं वो अपने परिवार वालों के साथ डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के आवास पर पहुंचे हैं। दर्जनों ट्रेनी एसआई में कई युवतियां भी शामिल हैं जो सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग कर रही हैं। इन सभी ट्रेनी एसआई ने डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पर इमोशनल दबाव बनाया है। सभी ट्रेनी एसआई ने उनके आवास पर धरना देकर बैठक की और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है, हम रिपोर्ट के आधार पर विचार करेंगे। आने वाले देखते हैं, अभी उसमें हमारी कमेटी हमने बनाई है। आगे क्या होता है, कैसे होता है, कमेटी की रिपोर्ट क्या आती है, उसको आगे जाकर के हम देखेंगे। तो किरोड़ी लाल मीणा के आवास पर धरना दिया गया और ट्रेनी एसआई ने धरना दिया है। इसमें महिलाएं भी हैं। आपको बता दें कि ये सब ट्रेनिंग कर रहे थे और 75 से ज्यादा आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार हुए हैं और उन किरोड़ी लाल मीणा के आवास पर धरना प्रदर्शन दिया। 75 से ज्यादा कुल आरोपी इसमें अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। हालांकि भजन लाल जो सरकार है उसका ये कहना है कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है और हम रिपोर्ट के आधार पर विचार करेंगे। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी कुलदीप सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कुलदीप, जिस तरीके से ये एसआई का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है, अब इसकी जांच रिपोर्ट आ गई है और क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट इस पूरे मामले के बारे में? एसआई भर्ती मामला जहां हमने देखा कि लगातार सुर्खियों में बना हुआ था और
सबसे बड़ी मुश्किल सरकार के लिए खड़ी हो गई है, क्योंकि जहां आज जयपुर में एक संगठित ग्रुप का एक हिस्सा बनकर कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और एसआई भर्ती पेपर मामले को रद्द करने की लगातार मांग की। दोपहर में ये भी देखने को मिला भजनलाल सरकार एसआई भर्ती रद्द करो का एक ट्विटर हैंडल जो लगातार ट्रेंड कर रहा था, और इसे लेकर लगातार अभी कोशिश की जा रही है कि इस भर्ती परीक्षा को लेकर जो कमेटी बनाई गई थी वो कमेटी ने लगभग रिपोर्ट सौंपी है। और सरकार का भी ये मंशा शुरू से रही है कि जब पेपर लीक मामले को लेकर इतने बड़े लंबे स्तर पर तार जुड़े हुए हैं, जहां हमने देखा कि 40-40 लाख रुपए में पेपर बिका है, हरियाणा तक एसओजी का ये मानना है कि हरियाणा तक इस पेपर लीक प्रकरण को लेकर तार जुड़े हुए हैं। अभी जांच एसओजी की कर रही है, लेकिन जहां तक हमने देखा कि ट्रेनी एसआई पकड़े जा चुके हैं और इससे पहले भी कई ट्रेनी एसआई पकड़े गए। अब मुख्यमंत्री आज भरतपुर में है, मुख्यमंत्री से जब पूछा गया कि इस प्रकरण को लेकर क्या एसआई जो भर्ती परीक्षा है वो रद्द होगी, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि कमेटी जो रिपोर्ट सौंपेगी उस रिपोर्ट के आधार पर वो आगे निर्णय लेंगे कि इस भर्ती परीक्षा को आखिरकार कैसे दुरुस्त करने के काम करें। क्योंकि हमने देखा आज मुख्यमंत्री का बयान आया है कल इसी मामले को लेकर, जब किरोड़ी लाल मीणा से अभ्यर्थी मुलाकात करने पहुंचे, जब चयनित अभ्यर्थियों ने किरोड़ी लाल मीणा से मुलाकात की तो साफ तौर पर मुलाकात में यही बात हो रही थी कि जो इस परीक्षा को रद्द करने की जो मांग है वो गलत है। जो ईमानदार कैंडिडेट्स है उनके साथ ये गलत हो जाएगा। 300 से ज्यादा अभी जो एसआई भर्ती मामले को लेकर पकड़े जा चुके हैं, लेकिन पूरी परीक्षा को गड़बड़ी बताना ये कहीं ना कहीं गलत होगा। ये अभ्यर्थी किरोड़ी लाल मीणा से मुलाकात की और किरोड़ी लाल मीणा ने आश्वस्त भी किया है कि इसे लेकर सरकार के सामने अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन जो ज्यादातर जो लोग हैं अब इसके विरोध में है और इस परीक्षा को रद्द करने की लगातार मांग की जा रही है। माना जा रहा है कि दशहरे बाद यानी दशहरे बाद एक रिपोर्ट जब तैयार हो चुकी है, मुख्यमंत्री जयपुर पहुंचेंगे, उसके बाद ये कमेटी अपना फैसला सुना सकती है। ऐसा ही भर्ती मामला कहीं ना कहीं ये पूरा प्रकरण जो भर्ती परीक्षा वो रद्द हो सकती है। नहीं तो कुलदीप, ये जो ट्रेनी एसआई धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, चूंकि इस आधार पर तो इनका प्रदर्शन और इनकी जो मांग है वो तो वाजिब है, क्योंकि पेपर लीक कहीं और हुआ। जो ऑनेस्ट अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पेपर दिया, बाकायदा पास आउट किया, अब ट्रेनिंग कर रहा है, अब पता चल रहा है कि पूरा फर्जीवाड़ा है, तो इस हिसाब पे सरकार को भी बहुत बारीकी से आगे कदम बढ़ाना होगा। देखिए, जब हमने पूरा मामला देखा तो इस बात में खास तौर से ये रहा कि जब हमने देखा कि एसआई भर्ती मामले को लेकर जो लोग इसमें शामिल थे, जो ट्रेनी एसआई थे, वो जो पकड़े गए हैं ट्रेनिंग सेंटर से, वो लोग भी ठीक है कुलदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। जालौर कोतवाली थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक युवक का अपहरण कर सुनसान जगह ले जाकर पाइप और रॉड से मारपीट करने के 3 आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कोतवाली थानाधिकारी जसवंत सिंह ने बताया कि जालौर की जवाई नदी पर अवैध खनन की शिकायत करने पर धरड़ा पावटी निवासी कैलाश कुमार का अपहरण कर कैंपर में डालकर सुनसान जगह ले जाकर मारपीट की गई। आरोपियों ने पीड़ित के 25,000 रुपए भी छीन लिए। मारपीट के दौरान पीड़ित के चिल्लाने पर आसपास के खेतों में काम कर रहे लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे तो आरोपी वहां मौके से फरार हो गए। इसके बाद पीड़ित को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जालौर जिले में करीब 4.5 साल पहले उजागर हुआ घोटाला एक बार फिर सुर्खियों में आ चुका है। जालौर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का फर्जी ऋण माफी का घोटाला लंबे समय से विवादों में चल रहा था। ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक आशाराम मेघवाल पर फर्जीवाड़े का आरोप है। समिति ने किसानों ने आशाराम मेघवाल के फर्जीवाड़े को लेकर जिला स्तर पर प्रदर्शन भी किया था और इस मामले को लेकर किसानों ने जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता को ज्ञापन भी सौंपा था और घोटाले की जांच की मांग की। ज्ञापन में किसानों ने तत्कालीन व्यवस्थापक पर साल 2018 और 2019 में सैकड़ों किसानों के नाम पर फर्जी ऋण उठा लिया था, जिसका खुलासा तत्कालीन राज्य सरकार ने किया था। वहीं अजमेर में केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने गरबा उत्सव में भाग लिया। गरबा में सैकड़ों महिलाओं ने भाग लेकर गरबा उत्सव का लुत्फ उठाया और इंडिया सॉन्ग्स पर जमकर डांस भी किया। तो गरबा
के रंग में पूरी तरीके से अजमेर वासी रंगे हुए दिखाई दिए और केंद्रीय मंत्री ने भी गरबा में भाग लिया। तो ये हम आपको वहां के दृश्य भी दिखा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने भी हिस्सा लिया। तो वहीं राजस्थान पुलिस में कार्यरत रही शकुंतला चौधरी महिला पुलिस कांस्टेबल ने राजस्थान पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया है। ईमानदारी से नौकरी करने पर अत्याचार होने की बात कहते हुए पुलिस अधिकारियों पर महिला कांस्टेबल ने गंभीर आरोप लगाया है। आपको बता दें कि राजेंद्र प्रसाद, शंकर सहाय, पूजा अवाना पर गंभीर आरोप लगा है और इसके साथ ही पुलिस कांस्टेबल भर्ती में पेपर लीक से जुड़े कई राज भी खुले हैं। हालांकि इंडिया वॉइस इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर अजमेर जिले के नसीराबाद से है, जहां डीएसपी विजय खांगला का एसपी पद पर पदोन्नति होने के कारण उनका तबादला अजमेर हो गया। अब उनके स्थान पर डीएसपी जनरल सिंह ने कार्यभार संभाला है। विदाई और स्वागत के इस मौके पर पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर नवनियुक्त पुलिस उपाधीक्षक जनरल सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए। अगली खबर कोटा से है, जहां दीपावली और दशहरा पर्व को लेकर बपावर थाना प्रभारी ने शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठक की और सदस्यों को साइबर क्राइम के संबंध में सावधानी बरतने की अपील की। साथ ही आज दशहरे में होने वाले रावण दहन और शोभा यात्रा को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। वहीं सुरक्षा को लेकर मुख्य चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। तो वहीं झालावाड़ जिले में विजयादशमी के पर्व पर बनाए जाने वाले रावण का पुतला इस बार भवानी मंडी में 50 फीट तक बनेगा और पचपहाड़ तहसील में 45 फीट का रावण बनेगा। पचपहाड़ दुर्गा माता मंदिर पर पुतला बनाने वाले कारीगर अशोक सैनी ने बताया कि उनका परिवार और खुद पिछली 3 पीढ़ियों से रावण का पुतला बनाने के कार्य करते आ रहे हैं और रियासतकालीन से भी हम उनके बूढ़े परिवार वाले ये काम किया करते थे और उनके इस कार्य को इन्होंने सीखा और फिर इस परंपरा को आगे बढ़ाया। तो राजस्थान समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।